मैं सर्वेश के पास आती हूँ कि सर्वेश, ये जो चिट्ठी वायरल हो रही है इसको आप कैसे देखते हैं? ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है योगी आदित्यनाथ, चंपत राय भी, वरना चंपत राय ने क्यों लिखा? और जितने भी न्यूज़ वेबसाइट्स में प्रिंट की स्टोरी देख रही थी, प्रिंट ने भी ये कहा है कि इट्स अ क्यूरियस केस ऑफ चंपत रायज़ ओपन लेटर। और ये ओपन लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी चंपत राय को? आखिर हो क्या रहा है लखनऊ और नई दिल्ली के बीच में? और इसका तार सीधा-सीधा प्रधानमंत्री के दफ्तर से जुड़ा दिखता है। नीलू, आपको सबको प्रणाम, यहाँ पे जितने बैठे अग्रज हैं हमारे, और जनता को प्रणाम। देखिए, ये मेरा चोर ज्यादा इम्पोर्टेंट कि तुम्हारा चोर ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो चल रहा है केंद्र और राज्य सरकार कि मेरा मेरा एक आदमी, मैंने बड़े बड़े कामों के लिए, निपेंद्र मिश्रा जी बहुत बड़े बड़े कामों के काम आए हैं भाजपा के, जिसका उनको कई बार रिवॉर्ड मिला है। तो उनसे जो ये पूरा नैरेटिव सेट किया था भाजपा ने कि गोली किसने चलाई, किसने चलवाई, कैसे चली, कौन हिंदुओं का मसीहा, कौन हिंदुओं का दुश्मन, ये जो झूठा नैरेटिव चलाया था, वो निपेंद्र मिश्रा द्वारा कराया गया था। निपेंद्र मिश्रा, और बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज किया है प्रधानमंत्री जी ने उनको हमेशा से। योगी जी चंपत राय जी को यूज करना चाह रहे थे। तो अब ये दोनों चोरी, अभी जैसे संजीव भैया बता रहे थे कि चोरी हुई, अब चोरी का हिस्सा अगर ईमानदारी से नहीं बांटा जाएगा तो बात खुलेगी। अब मुद्दा ये है कि वो चढ़ावा चोरी जो हुई है उसमें सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी, जितने चोर हैं बड़े बड़े, उनको सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो उसमें ईमानदारी से हिस्से दी नहीं गई। तो भागीदारी कहीं भी किसी तरह, चोरों में भी भागीदारी नहीं दे पा रहे ईमानदारी से। तो बात ये जो इनकी चोरी हुई थी, इनको अब ये अपने अंदर जो खींचा कसी है वो आपको सबको सामने दिखाई दे रही है। निपेंद्र मिश्रा कितने इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री के लिए वो पूरा देश जानता है। निपेंद्र मिश्रा को जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे वो और जानते जाएंगे। चंपत राय की उपयोगिता हो सकता है अभी योगी जी के लिए ज्यादा हो रही हो, लेकिन निपेंद्र मिश्रा के ऊपर आंच आने के लिए मोदी जी रास्ते में खड़े होंगे। चंपत राय को समझ में नहीं आया था इस घटना से पहले कि निपेंद्र मिश्रा कितनी बड़ी चीज है। मुझे जितनी बार बोलेंगे, निपेंद्र मिश्रा बोल के निकल भी गए। निपेंद्र मिश्रा पे मैं फिर कुछ कह रहा हूं कि निपेंद्र मिश्रा, ये किसको नहीं पता है कि सर्वे सर्वा थे। निपेंद्र मिश्रा इसका सब कुछ बनाना, कंस्ट्रक्शन से नहीं, लेके जो लेकिन सबसे। आपको क्यों लग रहा है सर्वेश कि अब उनको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी, वो भी एक ओपन लेटर जिसमें कि वो नृपेंद्र मिश्रा का एक सिग्निफिकेंट रोल बता रहे हैं कि वो कितनी अहम भूमिका में थे? इस चिट्ठी की जरूरत क्या थी? क्या इसकी जरूरत साबित ये करना थी कि चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, योगी जी चिट्ठी लिखें कि मोदी जी हमारे अमित शाह नहीं सुन रहे, मैं प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हूं, अमित शाह भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है। अब इसके बाद योगी जी को लेटर लिखना पड़ेगा, तो चंपत राय का लेटर आप योगी जी का लेटर मान लीजिए, और जो जो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है मान लीजिए कि मोदी जी या अमित शाह, मोदी जी को तो छोड़ देते हैं, अमित शाह को बात करते हैं। तो अभी ये बहुत क्लियरली जनता को समझ में आ रहा है कि अब जो है, आप 75 साल पे आपने उम्र रोकी हुई है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा मशरूम काम कर रहा है जो भी हो, भाजपा ने 75 साल पे उम्र रुक तो जाएगी नहीं, तो अब उनकी उम्र बढ़ रही है। अभी आपने 15 अगस्त के भाषण में भी देखा कि वो कैसी बातें कर रहे थे, वो कहाँ 25 लाख और 1.5 लाख वो बातें जो कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, और बहुत सारी ऐसी चीजों पे उनका दिमाग वैसा काम कर नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी उनका जो सेहत है उनकी बनी रहे, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत स्वस्थ रहें। लेकिन उनकी उम्र हो रही है, तो अब जो उनकी पोजीशन है उसके लिए अब यहाँ भी चढ़ा दिया लोगों ने, भले इनसे राज्य ना संभल रहा हो योगी जी से, लेकिन लोगों ने चढ़ा ही दिया कि भैया प्रधानमंत्री पद के दावेदार तुम हो। वहां मोटा भाई बैठे हैं कि उनको तो उम्मीद थी कि अब प्रधानमंत्री बनेंगे। आरएसएस में भी एक दो नाम है जिसको आरएसएस चाह रही है कि बन जाए, क्योंकि आरएसएस के दोनों ये नहीं है, दोनों को आरएसएस से कोई मतलब नहीं है, दोनों के अपने अपने झंडे हैं। तो ये तीन त्रिकोणीय श्रृंखला में ये पत्रों का खेल चल रहा है। ये जो है वो बस वो बाहर आ रहा है रह रह के, और जैसे जैसे भी यूपी इलेक्शन और करीब आएगा आपको पत्राचार और दिखेंगे और नहीं तो अलग 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 संवाद दिखेंगे। आप इस बात को मानते हैं कि ये जो पॉलिटिकल एक्सिस है ये चेंज हो रहा है, और योगी और चंपत राय, आरएसएस अब ये एक प्लेन पर नजर आ रहे हैं, और मोदी, शाह और नृपेंद्र मिश्रा जैसे जो बाकी ऑफिसर्स हैं वो एक तरफ हो गए? देखिए, अभी किसको किस तरफ रहना है ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। ये एक बार कुछ कोशिश करते हैं, दूसरा बबल बर्स्ट हो जाता है। ये बात कर रहे होते हैं वंदे मातरम में, तब तक साहिल आगे आ जाता है। ठीक है, तो अब जो है जनता इनसे ऐसे लड़ रही है कि ये जितना भी नैरेटिव भटकाने की कोशिश करें, जनता इनसे सवाल वही पूछ रही है घुमा फिरा के, और उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे। आपने कल देखा था नेता प्रतिपक्ष ने सुबह से शाम तक लग के, हालांकि ये निराशाजनक है स्थिति कि नेता प्रतिपक्ष को, नेता को, इतने बड़े नेता को जाना पड़ा एक छोटे से एफआईआर के लिए जो उस बच्चे का अधिकार था। लेकिन ये भी बहुत सुखद दृश्य है
कि इतने बड़े नेता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और घुटनों पे ला दिया गृह मंत्री को, और उनको एफआईआर लॉन्च करना पड़ा। तो अब ये कौन किसकी तरफ है, क्या करना है, वो समझ में नहीं आ रहा। योगी जी को अपना हिस्सा चाहिए, वो मिल नहीं रहा, चाहे वो चढ़ावा चोरी में चाहे सरकार में। अभी आपने नई कमेटी देखी भाजपा की, उसमें किनके चहेते रखे गए वो भी आपने देखा। उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी कि जो ज्यादा हारा हुआ है उसको जगह मिलेगी, चाहे स्मृति ईरानी जी हो चाहे हरीश द्विवेदी जी हो, ये जितने हारे हुए थे उनको जगह मिली। तो मैं वही कह भी रहा था कल कहीं कि अभी जो एक भाजपा प्रवक्ता है, बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता, जो बाकी सब याद रखते हैं, बस वो कभी कभी कपड़े पहनना भूल जाते हैं, उनको और कहीं नहीं हारने को मिला, कहीं चुनाव लड़ने को, तो एससीबीए में चुनाव लड़के हार गए वो, कि चलो अब हार के कम से कम संगठन में तो जाने की एलिजिबिलिटी बन गई। तो भाजपा चारों तरफ से परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा। जो भी भाजपा से जुड़े हैं, कार्यकर्ता से लेके बड़े बड़े नेता तक, वो कंफ्यूज है कि कौन सा नैरेटिव अब चलाएं जो काम करेगा, क्योंकि कुछ काम नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन एक सर्वेश, एक खबर और भी है, आई एम श्योर, आई थिंक आप लोगों को भी पता होगी बिकॉज यू फॉलो लखनऊ वेरी क्लोजली, कि 3 सितंबर 3 सितंबर को वहां पर ट्रस्ट की मीटिंग है जहां पर पहला सीईओ चुना जाएगा। दिस मीटिंग इज एक्सपेक्टेड टू चूज द ट्रस्ट फर्स्ट सीईओ इन द वेक ऑफ द डोनेशन थेफ्ट राव। और ये बात कुछ सीनियर जर्नलिस्ट लिख रहे हैं। तो क्या ये उसके पहले की एक सुगबुगाहट है जो आपको लग रहा है कि इसीलिए ये ओपन लेटर लिखा गया है? उसकी पूरी घटना ये है कि बहुत बड़े बड़े नामों को बोला गया कि बन जाओ, बनने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब ओके। ये डूबती नाव में कौन चढ़ेगा, जहां पहले से ही चूहे भाग रहे हैं, तो अब उसमें नया समझदार आदमी क्यों चढ़ेगा? तो वहां कोई तैयार, जैसे इंडिया को आरबीआई हेड करने के लिए इकोनॉमिस्ट नहीं मिल रहा, वैसे अब सीईओ वहां नहीं मिल रहे, तो अब कोई दगा कारतूस ही रखा जाएगा वहां। इसलिए अभी बहुत बहुत हास्यास्पद स्थिति है भाजपा की, और वो चारों तरफ से, और ये जनता की जीत है। जनता ने हर तरफ से उनको खड़ा कर दिया है ऐसे ऐसे मुकाम पे जहां पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। आप देखिए हर दिन एक फ्रस्ट्रेटेड भाजपा नेता कुछ ना कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि आओ मोदी जी हम बचाएं तुमको, लेकिन वो काम नहीं आ रहा है कहीं से भी। अब मैं सर्वेश के पास आऊंगी कि सर्वेश, अब जब ये राम मंदिर के ट्रस्ट की जो मीटिंग है 3 सितंबर को शेड्यूल्ड है, चंपत राय ने तो ऑलरेडी चीजें बहुत ज्यादा उजागर कर दी हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है पीएमओ और योगी के बीच में, और खासकर मोदी और योगी के बीच में। अब इस इशू को अगर जिंदा रखेगा ऑपोजिशन, आई एम श्योर आपकी पार्टी और कांग्रेस भी इसको उत्तर प्रदेश में लगातार उठाएगी। तो अगर राम मंदिर का ट्रस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, उनका सीईओ आ जाता है, फिर क्या ये मुद्दा क्या लैंडस्केप से बाहर चला जाएगा? इसको कैसे सस्टेन करेगा ऑपोजिशन? देखिए पहली बात ये है कि भारत देश जो है वो ऐसे लोगों का देश है जहां पे कितनी भी बड़ी धनराशि अगर भगवान को चढ़ गई तो उसको हाथ नहीं लगाते हैं, बहुत क्लियर सी बात है। और ये बहुत, चाहे कितना भी गरीब परिवार हो, वो उसको हाथ नहीं लगाता। तो ये मुद्दा जो है ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये किसी ने 2 रुपए दान दिया हो, किसी ने 2 करोड़ दान दिया हो, वो बराबर की बात है, क्योंकि ये विश्वासघात का मामला है। और इस पे खासकर पुरुष, तो एक बार मैं मानता हूँ पुरुष एक बार हो सकता है माफ कर भी दे, महिलाएं नहीं करेंगी, क्योंकि उनका विश्वास टूटा है। उनका विश्वास टूटा है, 50,000 दे रहे हो वो अपना पाप छुपाने के लिए, जैसे संजीव भैया ने कहा कि वो पाप का ही पैसा है, तो महिलाओं को ये 50 करोड़ अब दे दें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पेट काट के दान देने वाले देश में आप पैसे से उनका ऐसी चीजों के पे मरहम नहीं लगा सकते आप, पहली बात। दूसरी बात कि जब मैं कह रहा था, और क्योंकि अनिल सर जब बोलते हैं तो बहुत सीरियसली लेता हूं मैं उनकी बातों को, तो मैं और वी ओ एन एक्सप्लेनेशन टू हिम एज वेल, कि जब मैं कह रहा था सर कि इसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी और इन दोनों में टशल हो रहा है, तो ये उस लिए था कि विपक्ष की ये जिम्मेदारी भी है कि जनता के लिए, जैसे सरकार को बताना होता है कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन, तो उनका कोऑर्डिनेशन जनता के लिए अच्छा होता है, तो उनके बीच में जो टशल होता है उसका नुकसान जनता को ही मिलता है। अगर उन दोनों में ठीक नहीं चल रहा होगा कुछ, तो वो नुकसान ऐसे देखने को मिलता है कि जो बजट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बजट मिल नहीं पाता, फ्रस्ट्रेशन में 50 लाख टर्नओवर वाली कंपनी को 25,000 करोड़ का एमओयू साइन करते हैं ये। तो ये फ्रस्ट्रेशन 84 गड्ढे होते हैं उसमें, क्योंकि जो ठेका पट्टी यहाँ पे नियम होता है वो ठेका गुजरात में जा रहा है, तो यहाँ सरकार की चल नहीं रही। तो आप जिस उम्मीद से आपको लगता है कि योगी जी आपका काम कर रहे हैं, तो योगी जी के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वो जब गुजरात से ठेकेदार आ रहा है, तो अगर आप अक्षम नेता को चुन के बैठे हुए हैं जिसकी डोर वहां से खींची जा रही है और ये लोग अपने में लड़ रहे हैं, तो इसका नुकसान जनता को झेलना पड़ता है, और हम अकाउंटेबल जनता के लिए हैं।
तो ये डबल ट्रिपल इंजन बार बार जो डबल इंजन एक दूसरे को इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 रह जा रहा है यूपी का, वो साफ दिख रहा है हमें। तो ये जनता को समझाना बड़ा जरूरी होता है, और वही हम कर रहे हैं सर। रही बात ये एक थाली के चट्टे बट्टे, इसलिए मैंने कहा चोर तो चोर होता है, तो जो इस चोरी में सब भागीदार है, जो भी इस चोरी के खिलाफ नहीं बोल रहा वो सब भागीदार है। आप चुप हैं, जो चुप है इसके खिलाफ वो भी उतने ही भागीदार है, जो तटस्थ बन रहे हैं वो भी इतने ही बड़े भागीदार हैं। तो ये तो इसमें तो कोई दैट गोज विदाउट, मतलब अगर जो भी मैंने कहा ना कि अगर एक आदमी, हमारे देश में ये प्रथा रही है कि बड़े बड़े राजा ने गेरुआ वस्त्र धारण किया, या जो संत बने वो राजपाट छोड़ के बने। ये पहला संत है जो गेरुआ धारण करने के बाद राजा बनने की आकांक्षा रखता है। तो वो आप चाहे महात्मा बुद्ध देख लें, चाहे आप महावीर देख लें, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो राजपाट छोड़ के आए थे और संत बने थे। यहाँ ये पहले चाचा ने बुला लिया कि महंत बन जाओ, अब संत ने आपको घोषित किया, और उसके बाद अब बने राजा बन, अब चले राजा बनने। तो ये तो वैसे भी संतत्व की बात ही नहीं हो रही। चोरी तो चोरी है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे। ज्यादा बड़ा विश्वासघाती वो है जो अपने आप को धर्म का जो है बहुत बड़ा बता रहा हो कि मैं धर्म का मसीहा हूं, मैं बचा रहा हूं, और आप और विश्वासघात कर रहे हैं। तो जिसने किया, मोदी जी से मुझे उतनी मतलब मुझे उम्मीद है ही नहीं कि वो इसकी बात करेंगे, लेकिन कोई गेरुआ धारण किया हुआ है, मैं भी उसी शहर से हूं, और एक्चुअली मैं ही उस शहर से हूं, बाबा तो बाहर से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत बहुत लोगों में रोष है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इसके भागीदार होंगे, क्योंकि आप तो मठाधीश है ना, आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती थी। तो मैं बस उस बात को कह रहा था सर। नहीं, तो बाकी आप आप ये जो कह कह रहे रहे हैं हैं कि वो तो खैर सिरोधार्य है। नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि गोरखपुर में जो मठ के जो लोग हैं उसके अंदर भी गुस्सा हो गया है, उनको भी हिस्सा नहीं मिला होगा, गोरखपुर की जनता में गुस्सा होगा, तो इस बार क्या देखिए, अगर बीजेपी नाथ संप्रदाय को नीलू जी, आप अगर समझ, अनिल सर कह भी रहे थे उसको, नाथ संप्रदाय को जब पढ़ा जाएगा तो जो अब योगी जी बोलते हैं वो संप्रदाय के हिसाब से तो सही बोलते ही नहीं है। पहली बात, नाथ संप्रदाय में बहुत सारी चीजें हैं कि जो आइडियोलॉजी अब वो दिखा रहे हैं वो अपनी बेसिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वो संजीव भैया समझ गए, वो जो उनकी जेनेसिस है वो आइडियोलॉजी ही अलग है जिसकी बात अब वो कर रहे हैं। तो अब जो है उसकी तो उसको छोड़ देते हैं, वो तो चाचा भतीजा पे छोड़ देते हैं कि चाचा ले आए यहाँ मठाधीश बना दिया, उनको बने हुए हैं।